Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mahmood Abbas. Today I am going to discuss lecture number 5 of chapter 6, that is the bacterial cell structures. जैसा कि बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें नंबर 1 दैट इज़ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड नंबर 3 दैट इज़ द न्यूक्लियोइड। बिल्कुल ऐसे ही बेटा बैक्टीरिया के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, तो आइए इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। जी, नंबर 1 बेटे हमारे पास जो बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर है दैट इज़ दी प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने इसको यूटिलाइज़ किया था, लेकिन आज आप इसको पहले प्रॉपर डिफ़ाइन करेंगे और नेक्स्ट इसको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सो प्लाज्मिड्स क्या है बेटे? ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले एडिशनल क्रोमोसोम्स हैं। जी, एडिशनल डीएनए और क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट आपने न्यूक्लियोइड पढ़ा था दैट इज़ द मेन डीएनए फॉर द बैक्टीरियल सेल, लेकिन उस मेन डीएनए से कुछ टुकड़े अलहदा होके अरेंज हो जाते हैं जिनको आप नाम देते हैं प्लाज्मिड्स का। सो दिस इज़ नॉट द मेन डीएनए, दिस इज़ द एडिशनल डीएनए और एडिशनल क्रोमोसोम्स। अब चूँकि ये मेन डीएनए से ही डिराइव हुआ है, अराइज हुआ है, इसलिए ये भी क्या होंगे बेटे? सिंगल सर्कुलर। इसमें भी क्या होगा बेटे? सिंगल सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। जी बेटे, कौन कौन सा है जी? सिंगल, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बिल्कुल ऐसा डीएनए आपने लास्ट न्यूक्लियोइड में भी स्टडी किया था। अब चूंकि ये डीएनए है तो ये प्लाज्मिड भी, इनके अंदर भी लाजमी तौर पर क्या एबिलिटी होगी बेटे? ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज होंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज, यानी ये भी अपने आप को डिवाइड करके 2 में 4 में इस तरह अपना रेप्लिकाज यानी अपनी कॉपीज़ ये प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये डीएनए है। ओके, इसी तरह नंबर 4 बेटे, लेकिन चूँकि मैंने बताया ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और ये एडिशनल डीएनए है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो होगा लेकिन ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल नहीं होगा। सो दैट इज़ नॉट एसेंशियल किसके लिए बेटे? मैंने बोला है फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है। अब जी बेटे, तो क्या आपने पढ़ा प्लाज्मिड के बारे में? प्लाज्मिड्स आर एक्चुअली एडिशनल डीएनए जो कि मेन न्यूक्लियोइड से ही अराइज हुआ है। ये डीएनए भी सिंगल, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन बेटे ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल डीएनए नहीं होता है। तो क्वेश्चन इज कि फिर इसका फंक्शन क्या होगा? ये क्या अफ़ाल सरअंजाम देगा? तो इसके फंक्शंस में बेटे अगर मैं पहले फंक्शन की बात करूं तो इस पर रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। इन प्लाज्मिड्स के ऊपर बेटे क्या होते हैं जी? रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। वो रेजिस्टेंट जीन्स किन के अगेंस्ट हैं? वो बेटे नंबर 1 ड्रग्स के अगेंस्ट है, ड्रग्स। इसी तरह नंबर 2 बेटे वो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट है। नंबर 3 बेटे हैवी मेटल्स के लिए रेजिस्टेंट है और नंबर 4 इंसेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट है। तो यानी आप जैसा कि आपको पता है कि कुछ बैक्टीरियाज में आप अगर ड्रग्स अप्लाई करते हैं तो उनकी डेथ नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस है। इसी तरह ड्रग्स, डिजीज़, हैवी मेटल्स और इंसेक्ट के अटैक से अगर कोई बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे जीन्स हैं उस बैक्टीरिया के पास जो उसके प्लाज्मिड पर मौजूद है और वो उस बीमारी के लिए, उस डिजीज़ के लिए एक्चुअली क्या है? रेजिस्टेंट है। दैट्स वाई वो मेडिसिन का उसके ऊपर असर, उस ड्रग का उस बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बेटा इसका मेन फंक्शन है। और इसी आप के प्लाज्मिड्स को आपने
चूँकि इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए आपने ज़रूर सुना होगा कि इन प्लाज्मिड्स को हम एज अ वेक्टर यूटिलाइज करते हैं, एज अ वेक्टर। और उस किस मेथड में बेटे करते हैं? इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप इन प्लाज्मिड्स को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैंने अगर इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है तो ह्यूमन से पैंक्रियाटिक सेल से मैं इंसुलिन के जीन को निकाल लूँगा और उसे कहाँ लगा दूँगा बेटे? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में लगा दूँगा, और वो प्लाज्मिड में वापस कहाँ रख दूँगा? बैक्टीरिया के अंदर, और वो वहाँ पे नेचुरली इंसुलिन जो है बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह आप इन प्लाज्मिड्स को एज अ वेक्टर यूटिलाइज करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये बेटे आपने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपने डेफिनेशन और इसके जो फंक्शंस हैं उनको आपने इस 2 हेडिंग्स के अंदर 2 मार्क्स के लिए आपने इसको कैटेगराइज कर देना है। नेक्स्ट बेटे अगर बात करें तो हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। अब ये वो ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक में भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, लेकिन क्या क्या है इनमें आइए देखते हैं। बैक्टीरिया के अंदर बेटे जो राइबोसोम्स हैं, एक तो वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, जिसको मैंने डायग्राम के ज़रिए कई मरतबा आपको दिखाया बेटे। इसके अलावा कुछ जगहों पे राइबोसोम्स जो हैं वो लूजली अटैच होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लूजली अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसके साथ भी अटैच हो सकते हैं, और ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर बेटे इन राइबोसोम्स की मैं आपको कॉम्पोजिशन बताऊं तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता है राइबोसोम्स के अंदर। एक इसमें सॉरी बच्चों, एक इसमें आरएनए है और दूसरा इसमें क्या है जी? प्रोटीन्स हैं। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स ये मिलकर बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेटे इनका वही है जो यूकैरियोटिक के अंदर है। आपको पता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर बैक्टीरिया ने कोई प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, तो वो इन राइबोसोम्स के ज़रिए सिंथेसाइज करते हैं। यानी इसमें अगर मैं आपको एक MCQ बताऊं तो क्या होगा कि प्रोटीन फैक्ट्रीज आर यानी प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है, कहाँ पे उसकी प्रोडक्शन और सिंथेसिस हो रही है। तो उस ऑप्शन में बेटे आप किसको सिलेक्ट करेंगे? राइबोसोम्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके बेटा, राइबोसोम्स की तादाद एक ग्रोइंग सेल के अंदर, जब एक सेल ग्रो कर रहा होता है उसमें लार्ज नंबर के अंदर स्टोमेटा होते हैं। किसमें बेटा? इन ग्रोइंग सेल्स। तो जब एक सेल ग्रो कर रहा होता है तब बहुत सारे राइबोसोम्स उसमें मौजूद होते हैं। यहाँ पर बेटे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है, वो डिफरेंस है। और आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस किसके साथ है इन राइबोसोम्स का? यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ। तो आप इसको यूँ लिखें पहले, तो एक तो ये स्मॉलर है, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत ये थोड़े स्मॉलर होते हैं, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी चूँकि मैं आपको बता देता हूँ बेटे, तो जो राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर होते हैं वो 70S यानी 70 स्वेडबर्ज यूनिट के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं ये बेटे हमारे पास 80S यानी स्वेडबर्ज के होते हैं। तो आपने देखा कि ये इनकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है, यानी 70S है, 70 स्वेडबर्ज है, और इन ये 80S के होते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी राइबोसोम्स। तो ये आपने देखे बेटे, ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है। हाँ, और जो डिफरेंस है इसका ये आपने MCQ के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो राइबोसोम्स की आपने अकरेंस देखी, कॉम्पोजिशन देखी, फंक्शन देखा, जो प्रोटीन बनाना है, इसी तरह आपने इसका नंबर और डिफरेंस को आपने अंडरस्टैंड किया। ओके बेटा, अब इसके बाद हम देखते हैं और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, दैट इज़ द मीजोसोम्स। अब बेटे इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी पाई जाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया के अंदर बेटे जो पाई इसको आप यूँ डिफाइन करें, दी इनवेजिनेशन, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इनके अंदर बेटे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ दब गई है, अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो गई है, और उस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे, मीजो। मीजो मीन इनसाइड और बिटवीन, और सोम्स कहते हैं स्ट्रक्चर्स को, बॉडी को। यानी अगर मैं छोटे से आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, जैसे लास्ट भी डायग्राम मैंने इसकी बनाई हुई है, लेकिन मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ बेटे। ये देखिए ज़रा, अगर ये एक मेरे पास बैक्टीरिया है दिस वन, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर सपोज करें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए अंदर की जानिब जो है वो इन्विजिनेट हो गई है, और वहाँ पे इसने ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप कर लिए हैं इनसाइड जाके। जी देख रहे हैं बेटे आप लोग इसको, ओके। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसने ये दिस वन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होके एक स्ट्रक्चर बना रही है, और इसको आप क्या नाम देंगे, मीजोसोम्स का नाम देंगे। ये जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड इन्विजिनेट हुई है, इसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं। दैट मे बी इन द वेजिकल फॉर्म, ये वेजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। दैट मे बी इन द ट्यूबुलर फॉर्म, ये ट्यूब की शक्ल में भी हो सकती हैं। और दैट मे बी ना लैमेलाए फॉर्म, लैमेलाए का मीनिंग बेटा होता है लेयर्स में, यानी ये लेयर्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो जी बेटे आपको मैंने अभी क्या बताया कि मीजोसोम्स क्या स्ट्रक्चर्स हैं। मीजोसोम्स एक्चुअली जब बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दब जाए और स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर दे तो उसका नाम मीजोसोम्स होता है। इसकी शेप्स में अगर वो गोल हैं तो वो वेजिकल्स हैं, अगर वो ट्यूब नमा है तो उसको ट्यूबुलर है, और अगर वो लेयर्स की फॉर्म में लगी हुई हैं तो उनको लैमेला या लैमेलाए फॉर्म में हम नाम देते हैं। तो दीज आर दी शेप्स फॉर मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के फंक्शंस बेटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसी में से आपको एक MCQ आना है जो मैं अभी आपको प्रिपेयर करवाने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये बेटे कि आपके पास ये जो बैक्टीरिया जब डिवाइड करते हैं बाइनरी फिशन के ज़रिए, तो इस सेल डिवीजन में, यानी प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन के अंदर और रेप्लिकेशन ऑफ DNA के अंदर, रेप्लिकेशन ऑफ DNA के अंदर बेटे ये आपके पास मीजोसोम्स जो है हेल्प करती हैं। सो इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल डिवीजन और DNA की रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बेटे इसी तरह मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट के लिए मैं एक्यूरेट वर्ड लिख रहा हूँ बेटे, एक्सपोर्ट करना, यानी मटेरियल्स को अगर सेल से बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट दी मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल्स को सेल से बाहर भेजने के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में भेजने के लिए, सेल से बाहर भेजने के लिए, एक्सटर्नल टू सेल भेजने के लिए भी हम मीजोसोम्स का सहारा लेते हैं। और तीसरा बेटे पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद लास्ट डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्चुअली क्या होते हैं जी, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ये पॉइंट आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था, और आज आपने देखा कि वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ दब के मीजोसोम्स बना रही है, तो वो एक्चुअली वो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं जो कि हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो बेटा किस में हेल्प करेंगे, इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस जो एंजाइम्स हैं वो मोर एक्यूरेटली कहाँ पड़े हुए हैं, मीजोसोम्स पर पड़े हुए हैं। तो कितने फंक्शंस बेटे हमने डिस्कस किए हैं। सेल डिवीजन में ये हेल्प करती हैं मीजोसोम्स, मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने में, और इसके अलावा रेस्पिरेशन में, या रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स हैं दैट आर लोकेटेड एट दी मीजोसोम्स, वो मीजोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। तो बेटे ज़रा मुझे एक पॉइंट बताएं, मीजोसोम एक्चुअली क्या है, दैट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ दबी थी और इन्विजिनेशंस बनी थी तो उसको आपने मीजोसोम्स का नाम दिया था। तो ये बेटे ये भी आप देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लास्ट जो पॉइंट है कि विच एंजाइम्स और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन विच स्ट्रक्चर बेटे, तो इसमें अगर मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स या स्पोर्स की मैं आपको ऑप्शंस दूं तो आप किस पे टिक करेंगे, मीजोसोम्स पे टिक करेंगे। ठीक है मेरे बेटे। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज़ द ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़। बैक्टीरिया बेटे क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लेते हैं जो जैसे कुछ स्टोरेज बॉडी बनाते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। अब ये स्टोरेज बॉडीज़ बेटे दो वजूहात की वजह से बनेंगी। उसमें पहला पॉइंट ये कि अगर तो बैक्टीरिया को फूड सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो गई है तो वो फूड को स्टोर करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए भी उन्हें स्टोरेज बॉडीज़ या ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे बेटे
बैक्टीरिया में वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो आप एकदम बैक्टीरिया उसको आउट भी नहीं कर सकते, तो उनको टेम्परेरली स्टोर करने के लिए भी स्टोरेज बॉडीज़ बनेंगी। इसका मतलब ये टॉपिक जो है, इसमें जो ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज़ हैं, जिनको स्टोरेज बॉडीज़ आप कह सकते हैं, ये असल में दो तरह की फिर हो जाएंगी। एक फूड स्टोरेज बॉडीज़ होंगी और एक बेटे वेस्ट स्टोरेज बॉडीज़ होगी। फूड स्टोरेज बॉडी इसलिए बनी है बिकॉज जो बैक्टीरिया है दे लिव्स इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अब चूंकि बैक्टीरिया को एवरी टाइम क्या है, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं और हर जगह पाए जाने के साथ साथ इनको जो प्रॉब्लम आता है कि इनको फूड के लिए बड़ा compete करना पड़ता है, फूड को ऑब्टेन करने के लिए इन एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है वो में रहना पड़ता है। अब इसका मतलब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और उसमें फूड सप्लाई क्या है, शॉर्ट है। सो इनको फेस करना पड़ती है बेटे क्या, शॉर्ट फूड सप्लाई। तो जब ये फूड सप्लाई शॉर्ट होगी तो या कम होगी तो एज अ रिजल्ट इन्हें अडेप्ट करना पड़ा कि ये अपने अंदर फूड के खुराक के छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लें, स्टोरेज बॉडीज़ बना लें या ग्रेन्यूल्स बना के उन्हें स्टोर करें। तो इसीलिए इनको ज़रूरत पड़ी नीड टू स्टोर द एक्स्ट्रा फूड। तो जितने भी एक्स्ट्रा फूड है बैक्टीरिया के अंदर उसको स्टोर करने के लिए फिर इन्होंने स्टोरेज बॉडीज़ और ग्रेन्यूल्स बनाए हैं। जी बेटे, तो बताएं ज़रा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें एक MCQ है वो मैंने, फूड इनकी किस फॉर्म में स्टोर होगी बेटा। तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो स्टोरेज बॉडीज़ हैं फूड की, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। दैट मे बी अ ग्रेन्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन, इसी तरह सल्फर के, फैट के और फॉस्फेट के। तो इनके ग्रेन्यूल्स जो हैं वो बेटे आपके बैक्टीरियाज में मौजूद होते हैं। तो ज़रा दोबारा मुझे बता दें कि आपकी फूड स्टोरेज बॉडीज़ जो हैं उनमें फूड एक्चुअली जो बैक्टीरिया की है जिसकी उन्होंने स्टोरेज बॉडीज़ बनाई है वो कौन कौन सी हो सकती है। दैट मे बी अ ग्लाइकोजन, दैट मे बी अ फैट, दैट मे बी अ सल्फर एंड दैट मे बी अ फॉस्फेट। तो इन फूड को, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने के लिए जो उन्होंने ग्रेन्यूल्स बना दिए हैं उसको बेटे आप नाम दे देंगे फूड स्टोरेज बॉडीज़ का। ओके, बिल्कुल ऐसे ही बेटे जब वो, अगर वो एक लाइफ है और उसमें मेटाबॉलिज्म है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, देयर मस्ट बी अ प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। तो उस वेस्ट की जो बॉडी में प्रोडक्शन होगी तो उसको भी फ़ौरन से रिमूव करना होता है, रेडली रिमूव करना होता है। लेकिन अगर वो रेडली रिमूव नहीं हो रहा तो उस वेस्ट को बैक्टीरिया टेम्परेरली, क्या बेटे मैं वर्ड बोल रहा हूँ, टेम्परेरली स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट स्टोरेज बॉडीज़, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट स्टोरेज बॉडीज़। और वो वेस्ट क्या कुछ हो सकता है बेटे, दैट में बी अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो ये अल्कोहल्स, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो हैं ये एक्चुअली बेटे बैक्टीरियाज के अंदर उनके वेस्ट स्टोरेज बॉडीज़ होते हैं। जी, तो जी बेटे अब जो ये आपने ऑर्गेनाली पढ़ा है, देखें इस ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज़ को आपने 2 फॉर्म्स में पढ़ा है। तो आप देख रहे हैं ये भी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। मैंने इसके 2 पॉइंट्स बना दिए ताकि आपको इजी रहे। थोड़ा ये बड़ा पैराग्राफ है तो उसकी जो फर्स्ट 3 लाइंस होंगी, 2 to 3 लाइंस वो फूड के लिए और जो लास्ट 2 to 3 लाइंस हैं वो बेटे आपके वेस्ट स्टोरेज बॉडीज़ के लिए हैं। और इसमें आपको ज़रूर MCQ आ सकता है कि फूड स्टोरेज बॉडीज़ जो हैं वो कौन कौन सी बताएं मुझे, ग्लाइकोजन, सल्फ़र, फैट और फॉस्फेट। जबकि वेस्ट स्टोरेज जो बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, अल्कोहल की हैं, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड की हैं। तो ये बेटे आपने इसको भी एज ए शॉर्ट प्रिपेयर करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ द स्पोर्स। स्पोर्स जो है ये भी बैक्टीरिया के एक स्ट्रक्चर्स हैं और ये आमतौर पर बैक्टीरिया तब बनाएंगे जब वो उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। कोई ऐसा एनवायरनमेंट आया जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो चंद बैक्टीरिया बेटे क्या करते हैं, मरने से पहले, अपने आप को ख़त्म करने से पहले अपने स्पोर्स बना लेते हैं। तो ये स्पोर्स अब हम बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। स्पोर्स होते क्या हैं बेटे, एक्चुअली स्पोर्स जो है असल में ये मेटाबॉलिकली डोरमेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोरमेंट का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। डोरमेंट का मीनिंग होता है ख्वाब में चले जाना। यहाँ पे इससे मुराद बेटे क्या है, इनएक्टिव हो जाना।
यानी अपनी मेटाबॉलिज्म को, अपनी एक्टिविटी को स्लो कर लेना, इनएक्टिव कर लेना, इसका नाम डोरमेंट होना कहलाता है। तो इन स्पोर्स ने क्या किया, चूँकि इनको बैक्टीरिया जो है वो डेड होने लगा था, उसको कोई ऐसे टेम्परेचर ने, पीएच ने डिस्टर्ब किया, तो वो डेड होने से पहले, अपने आप को ख़त्म करने से पहले उसने अपनी एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना दी जिसको मेटाबॉलिकली डोरमेंट स्ट्रक्चर का नाम दिया। और ये कब बनती है बेटे, आमतौर पे प्रोड्यूस्ड एट दी लेट स्टेज ऑफ सेल, यानी सेल लास्ट तक सर्वाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो सर्वाइव नहीं कर पाता तो उससे पहले वो बेटे अपने स्पोर फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। ओके, इस स्पोर के अंदर स्पोर फॉर्मेशन जो है बैक्टीरिया के अंदर बेटे दो तरह की हो सकती है। इसके दो पॉइंट्स बनाएंगे, टाइप्स होंगी, एक दैट में बी आ एक्सटर्नल स्पोर और दैट में बी आ इंटरनल स्पोर। बुक में लिखा हुआ है बेटे वेजिटेटिवली ग्रोइंग सेल्स। वेजिटेटिवली से मुराद आता है ग्रोइंग सेल्स, यानी जो सेल ग्रो कर रहे हैं तो वो अपनी ग्रोथ को के अंदर या तो अपनी बॉडी के बाहर की तरफ स्पोर बनाएंगे या अंदर की तरफ स्पोर बनाएंगे। तो अगर वो स्पोर एक्सटर्नल हो, यानी आउटसाइड बॉडी हो, तो उसको आप नाम देंगे एक्सटर्नल स्पोर का। मिसाल के तौर पर देखें, ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, ये देखें बेटा ज़रा गौर से, ये आपके पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, अपने एक्सटर्नल साइड पे, ये देखें ज़रा, अपनी एक्सटर्नल साइड पे एक स्पोर बना दिया है, बॉडी से बाहर एक स्पोर बना दिया है, और इस स्पोर को आप क्या नाम देंगे जी, एक्सटर्नल स्पोर का नाम देंगे। तो ये देखिए ज़रा, मेटाबॉलिकली डोरमेंट स्ट्रक्चर है, बाकी बैक्टीरिया अब डेड हो जाएगा, ये स्पोर बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें इंटरनल से मुराद क्या है कि ये आपके पास क्या होगा, इनसाइड बॉडी होगा। तो अगर कोई स्पोर बॉडी के इनसाइड भी बन सकता है, मिसाल के तौर पर देखें ज़रा, अगेन ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, अगेन देख लें बेटा, और इस बैक्टीरिया के अंदर अगर ये स्पोर कहाँ बन गया है, देखें बॉडी के इनसाइड डेवलप कर गया है, तो इसको आप क्या नाम देंगे, दैट इज़ द इंटरनल स्पोर। बोले बेटे ज़रा क्या नाम देंगे जी, दैट इज़ इंटरनल स्पोर्स। ओके, तो अगर स्पोर बॉडी के इनसाइड बनना है दैट इज़ इंटरनल स्पोर, और अगर आउटसाइड बनना है दैट इज़ एक्सटर्नल स्पोर्स। ओके, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये स्पोर्स पे बनाए क्यों हैं, तो जो प्रॉब्लम आई थी वो क्या थी कि आपके पास जो कंडीशंस थी इन्वायरमेंट की वो एक्सट्रीम हो गई, टेम्परेचर हाई हो गया, पीएच का चेंज आ गया, डेसिकेशन आ गई, यानी वाटर की डेफिशिएंसी हो गई। तो बैक्टीरिया ने डेड होने से पहले क्या बना लिया, अपने एक्सटर्नल या इंटरनल स्पोर्स बना लिए। ये बनाए इसलिए बेटे, इसलिए ताकि जैसे ही हालात क्या होंगे, फेवरेबल होंगे। ये पहले यहाँ पे लिखा ज़रा, स्पोर्स फॉर्मेशन कब होगी भला, स्पोर फॉर्मेशन कब होगी बेटे, जब कंडीशंस क्या हैं, अनफेवरेबल है। तो जब हालात अनफेवरेबल होंगे तो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होगी, और जैसे ही हालात बेटे क्या होंगे, कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, यानी आपके पास हालात ठीक हो जाएंगे, तो यही स्पोर्स दोबारा से क्या करेंगे जी, ग्रो कर जाएंगे। तो ये ग्रो करके अगेन बैक्टीरिया को डेवलप कर देंगे। तो ये बेटे इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, अब ये जो स्पोर्स हैं, चूँकि मैंने बताया एक्सट्रीम कंडीशंस में बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये उन अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए रेजिस्ट कर देते हैं। तो इनके अंदर जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ अगेंस्ट द हाई टेम्परेचर, अगेंस्ट द पीएच, अगेंस्ट द डेसिकेशन। डेसिकेशन बेटे कहते हैं वाटर डेफिशिएंसी को। डेसिकेशन से मुराद क्या है बेटे, वाटर डेफिशिएंसी। तो पानी की कमी के खिलाफ भी इनमें रेजिस्टेंस है। इसी तरह लाइट और केमिकल एजेंट, तो इन तमाम के अगेंस्ट, इन तमाम के खिलाफ जो है, ये जो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं बेटे, ये वाली सारी जो है, कौन कौन सी ज़रा इनको रिपीट करें मेरे साथ, हाई टेम्परेचर, पीएच, डेसिकेशन, लाइट एंड केमिकल एजेंट। तो इन तमाम के लिए इन स्पोर्स के अंदर क्या है बेटे, रेजिस्टेंस है। सो स्पोर्स हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, चेंज ऑफ पीएच, डेसिकेशन, लाइट एंड केमिकल एजेंट्स। तो ये बेटे आपने स्पोर्स पढ़ा। अब आप देखें स्पोर्स भी आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसको भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लेना है, इसको डिफ़ाइन करना है, और डिफ़ाइन करने के बाद इसके टाइप्स को जिक्र करना है, और उसके बाद इसकी
इम्पोर्टेंस या फंक्शन के बारे में आपने डिस्क्राइब कर देना है। ओके बेटे, इसके बाद हमारे पास जो है वो एक लास्ट स्ट्रक्चर है जी, दैट इज़ द सिस्ट। क्या बेटे नाम है इसका? सिस्ट। सिस्ट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं बेटे। ये क्या है? थिक। ये भी क्या है जी? सिस्ट भी बेटा डोरमेंट। सिस्ट भी क्या है जी? डोरमेंट स्ट्रक्चर्स है, यानी ये भी इनएक्टिव होंगे। डोरमेंट है, डोरमेंट स्ट्रक्चर्स है। और दूसरा बेटे ये क्या है? थिक वॉल्ड है। बोले ज़रा क्या वर्ड है बेटे? थिक वॉल्ड। तो डोरमेंट और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया के गिर्द बनेगा उसको आप नाम देंगे सिस्ट का। और ये सिस्ट जो है दैट इज एक्चुअली अ डेसिकेशन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। ये बेटे एक्चुअली क्या है जी? डेसिकेशन रेजिस्टेंट होते हैं। और आमतौर पे कब ये जो है वो डेवलप करते हैं? जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होता है। सो ड्यूरिंग द डिवीजन और बाइनरी फिशन, जब यानी एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, बाइनरी फिशन कर रहा है, तो उस दौरान उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो थिक वॉल्ड और डोरमेंट स्ट्रक्चर बनता है इसको आप नाम देंगे सिस्ट का। वैसे आप डायग्राम में देखें ज़रा, ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, ये आप देख रहे हैं एक बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होके दो बैक्टीरियाज जो है वो बनाने जा रहा है। नज़र आ रहा है आपको? तो इस वक्त बैक्टीरिया जो है वो थ्रेट में होता है। यानी आप देखें यहाँ पर भी एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर भी बैक्टीरिया है। तो इन्होंने क्या किया? अपने गिर्द, ये देखें जब ड्यूरिंग द डिवीजन और ड्यूरिंग द बाइनरी फिशन, इन्होंने क्या किया? अपने गिर्द एक, ये देखिए आउटर थिक वॉल्ड मेम्ब्रेन जो है वो चढ़ा ली है, डोरमेंट स्ट्रक्चर जो है वो अपने सराउंडिंग में कर लिया है। तो वो डेसिकेशन रेजिस्टेंट है। और वो क्या है बेटे? डेसिकेशन रेजिस्टेंट। लेकिन ये सिर्फ इसको बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द डेसिकेशन, यानी वाटर की डेफिशिएंसी से ये उसको प्रोटेक्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है। ये आपके लिए एमसीक्यू है बेटे। लास्ट पॉइंट जो है कि सिस्ट हमारे पास जो है वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? डेसिकेशन रेजिस्टेंट जो है वो होता है। और डेसिकेशन से मुराद मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज़ द वाटर डेफिशिएंसी। तो ये बेटे आपने सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो उनको डिस्कस किया है। आइए इनका रिव्यू कर लेते हैं बेटे जी। तो आज के जो आपका लेक्चर है इसमें सारे आपके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज आपने प्लाज्मिड्स को स्टडी किया, उनको डिफाइन करने के बाद उसके फंक्शंस को आपने बताना है। फिर बेटे आपने राइबोसोम्स को आप देखें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। इसमें यह आपके पास एक एमसीक्यू के ये 70S हैं और इसके अलावा ये प्रोटीन बनाते हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं। मीज़ोसोम का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो मीज़ोसोम्स पर होते हैं, ये आप एमसीक्यू प्रिपेयर करेंगे। इस तरह फूड स्टोरेज बॉडीज़ और वेस्ट स्टोरेज बॉडीज़ में जो इसके पार्टिकल्स हैं जैसे ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट और फॉस्फेट, ये फूड के लिए, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो है वो वेस्ट के लिए है। इस तरह स्पोर्स बेटे आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप स्पोर्स को डिफाइन करेंगे, इसके टाइप्स बताएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। ये स्पोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर, पीएच, डेसिकेशन, लाइट, केमिकल सब के लिए जो है वो रेजिस्टेंट है। जबकि सिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटे? डेसिकेशन के लिए है। और ये कब डेवलप करता है? ड्यूरिंग द डिवीजन और बाइनरी फिशन। और ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।